दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में एक भारतीय प्राचीन इतिहास में एक आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह चैप्टर है वैदिक सभ्यता। हमने पिछली क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया था कि कैसे इस सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ की क्या सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार इस सभ्यता का पतन हुआ तथा इस सभ्यता से हमें क्या क्या जानकारी हासिल हुई और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें हमने पिछली क्लासों में की है। आज हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये रिस्ट, पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अधिकांश जो प्राचीन भारत में से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वैदिक सभ्यता से ही पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बारे में मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो जाता है, लेकिन इस सभ्यता का विकास या उद्भव 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास तक इसका जो समय काल है वो चलता रहता है। भारत के इस उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बाद एक नई सभ्यता का विकास होता है, वो सभ्यता है वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को विकसित करने में आर्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो शुरू करेंगे हम, आप लिखते जाएं हमारे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई संस्कृति या सभ्यता का उद्भव हुआ है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सिंधु घाटी के पतन के बाद हमारी इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई संस्कृति का विकास होता है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता आर्य सभ्यता भी कहलाती है। इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना। इस वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को विकसित करने में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेद शब्द आपको पूछ लिया जाएगा
वेद शब्द किस भाषा का शब्द है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है, विशेषकर रिट और पटवार की भर्ती में ये शब्द पूछा गया है कि वेद शब्द किस भाषा का है। तो आपको संस्कृत भाषा बताना है, वहां पर प्राकृत, पल्ली ऐसी भाषाएं लिखी हो, आपको भ्रमित नहीं होना। आपको संस्कृत भाषा से बना है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। वेद शब्द का अर्थ हो गया, वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि वेदों की जो रचना है वो किसी पुरुष ने नहीं बल्कि देवताओं ने की थी। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना देवताओं ने की थी। वेदों के पद्य, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना है वो देवताओं ने की थी। और इसे पद्य भाग को हम क्या कहते हैं? रचा। रचा कहते हैं। वेदों का जो पद्य भाग है उसको हम रचा कहते हैं। इस सभ्यता को विकसित करने में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए से आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को विकसित करने में आर्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम इसे आर्य सभ्यता कहते हैं। अब आर्यों को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आर्यों के स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों का मत है। वेदों के पद्य भाग को रचा कहते हैं। इस सभ्यता को विकसित करने में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता कहते हैं। आर्यों का स्थान को लेकर अलग अलग मत है। अब कौन कौन से व्यक्ति के अलग अलग मत है, कहां कहां से, वो हम आगे सबसे पहले आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं आर्य का स्थान उत्तरी ध्रुव। गुरु से आता है एक। बाल गंगाधर कहता है आर्य का स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत से बताते हैं। बाल गंगाधर कह रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से, और स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि ये पश्चिम से है। और इसमें मैक्स
बहुत बड़ा इतिहासकार है मैक्स मुलर, इनको मध्य एशिया से। तो ये जो तीन है इनका जो मत है वही हमें परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन उपरोक्त मतों में सर्वसहमति मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ है। मतलब इन सभी मतों को, अलग अलग विद्वानों के मतों को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया गया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। अब भारत में आर्य कहां से आए थे, सबसे पहले किस स्थान पर आए थे, वो सारी जानकारी हम एक मैप के माध्यम से करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा भारत का नक्शा है। जैसा भी है हमें ये बताना है, दर्शाना है। हमें इस नक्शे में पीएचडी नहीं करनी है। आप बोलोगे सर ये कैसा भारत का नक्शा है, तो आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अब आर्यों का आगमन यहां से होता है, यहां अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, पंजाब। तो आर्य का आगमन यहां से होता है। तो वो सबसे पहले अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए पंजाब से भारत में प्रवेश करते हैं। अब आर्य का उल्लेख वैदिक सभ्यता में आर्यों का उल्लेख वैदिक सभ्यता में 33 बार इस शब्द का उल्लेख होता है। 33 बार इस शब्द का उल्लेख होता है। यहां से वे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, यहां जो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश क्यों नाम पड़ा, यहां पर 7 नदी है। कौन कौन सी है, सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, झेलम, व्यास। सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, झेलम, व्यास और एक और नदी आती है सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, झेलम और व्यास। इन नदियों को हम सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट है चिनाब। ये जो 7 नदियों का प्रदेश है इसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। वैदिक सभ्यता में पंजाब, राजस्थान, पर्वत, मरुस्थल और इन नदियों का वर्णन हमें मिलता है। तो आर्य यहाँ से भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ राजस्थान में भी इनका
फैला हुआ है। यहाँ से उत्तर प्रदेश कश्मीर, क्योंकि आर्यों को सबसे ज्यादा पेय पदार्थ पसंद था, वो था सोमरस, तो यहाँ से सोमरस मिलता था, जो वर्तमान में हम शराब कहते हैं ना, कि शराब और बीयर दोनों अलग है, वैसे ही सोमरस और शराब एक ही बात है। वो बात है ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो सोमरस प्राचीन नाम था और आज का जो शराब है वो वर्तमान नाम है। तो सोमरस ये कश्मीर से प्राप्त करते थे, यहाँ इनका उत्तर में राजस्थान तक फैला था। और इसके आगे यमुना नदी, यमुना नदी का इस सभ्यता में 3 बार उल्लेख आता है, और उसके बाद गंगा, गंगा का 1 बार। तो इनका जो फैलाव था यहाँ तक पश्चिम में, वो गंगा नदी के तट तक था, क्योंकि गंगा का इसमें उल्लेख मिलता है यमुना का 3रा बार। तो यमुना गंगा से पहले आती है, उसके बाद गंगा आती है। तो आर्यों का जो फैलाव था वो उत्तर भारत के संपूर्ण भाग पर हम कह सकते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि आर्य को ये जाति कहलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। आर्य को एक जाति कहलाने वाला, सबसे पहले आर्यों का उल्लेख 33 बार मिलता है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी उल्लेख 3 बार, सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख आता है, जिसमें से सिंधु, सरस्वती, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास व झेलम। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में है। आर्य भारत में सबसे पहले अफगानिस्तान के रास्ते से होकर आए हैं। आर्यों को एक यूरोपीय व्यक्ति, आर्यों को एक यूरोपियन जिसका नाम है मैक्स मुलर, इसने इनको जाति कहा है। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा लिख रहा हूं आप वैसे के वैसे नोट्स बनाते जाएं। रीट के लिए बहुत ही उपयोगी है हमारी ये क्लास। रीट कांस्टेबल पटवार और रेलवे डी ग्रुप बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है। आर्यों का उल्लेख वैदिक सभ्यता में 33 बार मिलता है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो 1 बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियां होती हैं। 7 नदियों के नाम पूछ लिया, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पूछ लेंगे कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश में नहीं आती है, तो आपको बताना है। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु, सरस्वती, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम नदियां आती हैं।
उसके बाद आर्य का जो मूल स्थान है वो सर्वमत के साथ सिद्ध किया गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। आर्य भारत में सबसे पहले अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से भारत में आए। आर्यों को एक यूरोपीय व्यक्ति मैक्स मुलर, बहुत बड़ा इतिहासकार था, उन्होंने इसको एक जाति बताया है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और उसके 150 वर्ष बाद यानी 1500 ईसा पूर्व में भारत में इनका आगमन हो जाता है। आगमन होने के कारण आर्यों का भारत में सफल होने के कारण क्या है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन उत्तरी अवस्था में उन्होंने तांबे की खोज भी कर ली थी। कांसे के वो औजार बनाते थे, कांसे के औजार भी हमें, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में औजार हमें निर्मित नहीं मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वैदिक सभ्यता का या आर्य का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व, तब तक ये लोग तांबे का आविष्कार पूर्ण रूप से हो चुका था और आर्यों का भारत में सफल होने का सबसे जो मुख्य कारण है वो है रथ, हथियार। देखो, जो आर्य थे उनके पास धातुओं से निर्मित रथ थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो वो किसी भी स्थान को आसानी से जीतने में सफलता हासिल कर रहे थे। सफल हासिल हो रहे थे। ये लोग आर्य दुर्गों में निवास करते थे, जिसे पूर्व कहते हैं। ये लोग दुर्गों में निवास करते थे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक नगरीय व्यवस्था के रूप में थी। उनपे किसी प्रकार के हथियार, आधुनिक हथियार नहीं मिले, राजनीतिक व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इनके पास आधुनिक धातुओं के जो रथ बने हुए थे, इनके पास हथियार भी थे। और ये जो रथ थे वो अश्वचलित थे। तो इन अश्वचलित रथों के सामने किसी पैदल सेना बहुत ही कमजोर लगती थी। तो आर्यों का भारत में सफल होने का मुख्य कारण यही है। जो आर्य थे वो बहुत ही हट्टे कट्टे थे। उनकी जो शरीर की लंबाई थी वो समथिंग 6 फीट से ज्यादा थी, चमकता हुआ ललाट और एक योद्धा के रूप में मजबूत और शक्तिशाली थे। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद। इस वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आगे लिखेंगे, वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले पूर्व
वैदिक और उत्तर वैदिक। इस पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इस उत्तर वैदिक का समय है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारा वैदिक सभ्यता में, वो है यहाँ से कि वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक को हम ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का समय है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य का आगमन कब होता है भारत में? 1500 ईसा पूर्व में। आर्य के सफल होने के मुख्य कारण कौन से हैं? रथ के अश्वचालित पहिए, आधुनिक हथियार। आर्य दुर्ग में निवास करते थे जिसे क्या कहते हैं? पूर्व। को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक का समय है 1500 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब आता है हमारा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप ऋग वैदिक काल की भौगोलिक जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेदिक में पहाड़, मरुस्थल, ऋग्वेदिक में पहाड़, मरुस्थल व नदियों का उल्लेख किया गया है। आर्यों द्वारा अपने कब्जे में लिए गए स्थान को क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त कहते थे। ऋग्वेदिक काल की जो भौगोलिक जानकारी मिलती है हमें वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और ऋग्वेद में जो उल्लेखित है जिसमें पहाड़ है, मरुस्थल है, नदियों का उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन कौन सी 4 नदियां? कुंभा, कुरुम, गोमती व सुवास्तु। कुंभा, कुरुम, गोमती व सुवास्तु, ये 4 नदियां हैं जो अफगानिस्तान में
स्थित है। इन नदियों को पार करके ही जो आर्य थे वो भारत में पहुंचे थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इन नदियों का उल्लेख हम ऋग्वेदिक में करते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इनका उल्लेख ऋग्वेदिक में मिलता है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। जो नदियां हमें ऋग्वेद में मिलती हैं, जैसे कुंभा, कुरुम, गोमती, सुवास्तु, इन नदियों का उल्लेख ऋग्वेदिक में आता है, तो हम इस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो अफगानिस्तान था वो भारत का एक अंग था। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब आर्यों का आगमन हो गया है, तो कुछ चीजें इनकी नोट करेंगे हम साथ साथ। आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें, और इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा, और मैं आपके सामने दुगने जोश के साथ आपके सामने पेश होता जाऊंगा। और अब आपको आज एक और नई जानकारी प्रदान कर रहा हूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत जल्द विभिन्न विषयों की क्लासें शुरू होने वाली, जैसे राजनीति विज्ञान है, रीड के लिए उपयोगी हिंदी है, हिंदी व्याकरण, संस्कृत, और बहुत जल्द विज्ञान की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप बने रहें हमारे YouTube के साथ, आपका प्रेम और सहयोग ऐसे ही बना रहे, और हम दुगने जोश के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में भारत में 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भारत में उस समय 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था तथा कृषि इनका गौण व्यवसाय था। आर्य सोमरस के बहुत शौकीन थे। इनके पास आधुनिक हथियार तथा अश्वचलित रथ पाए गए हैं। ऋग्वेद में उस समय 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। इन विवरणों के आधार पर ऋग्वेद का जो फैलाव था, ऋग्वैदिक सभ्यता का फैलाव
अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ऋग्वेद सभ्यता का जो फैलाव था वो था पंजाब, सिंध, कश्मीर, पंजाब, सिंध, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत तक इनका विस्तृत फैलाव था। आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था तथा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। ये लोग सोमरस के बहुत शौकीन थे। सोमरस इनको कश्मीर से प्राप्त होता था। इनके पास आधुनिक हथियार व अश्वचालित रथ थे। ऋग्वैदिक सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, कश्मीर व उत्तर पूर्व भारत के मध्य इनका फैलाव होता है संस्कृति का। एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। इस सभ्यता में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो सिंधु घाटी की होती है, सिंधु नदी की, सॉरी। ऋग वैदिक काल में सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे सुवास्तु कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो सिंधु नदी थी वो सबसे ज्यादा चर्चा में थी तथा ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, जो वर्तमान में राजस्थान में विलीन हो, जो सरस्वती नदी है वो वर्तमान में राजस्थान में विलीन हो जाती है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है हमें। ऋग्वेद दिक में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है और इसी के साथ मरुस्थल के लिए एक शब्द उपयोग में लेते हैं जिसका नाम है धन्व। मरुस्थल के लिए एक शब्द उपयोग में लिया है, वह धनव है। ये मरुस्थल के लिए ये शब्द उपयोग में लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चर्चा सिंधु नदी की होती है और सबसे पवित्र नदी आपको पूछ लिया जाएगा कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो है सरस्वती नदी। और सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा की जाती है वो सिंधु नदी। वर्तमान में जो सरस्वती नदी है ये राजस्थान में विलीन हो जाती है। और इसमें आगे ऋग्वैदिक काल में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है हमें, 4 समुद्रों का। और इसमें मरुस्थल के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो है धनवा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए आप।
अब बात करेंगे आगे हम ऋग्वेदिक काल में हिमालय का उल्लेख होता है तथा वहाँ की एक चोटी मुंजावत, वहाँ का भी हमें उल्लेख मिलता है। वो किस लिए प्रसिद्ध है वो हम आगे देखेंगे। ऋग्वेदिक में हिमालय का उल्लेख मिलता है अतः वहाँ की एक चोटी मुंजावत का उल्लेख आता है। यह चोटी सोमरस के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेदिक में हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलता है, वहां की एक चोटी है मुंजावत, वहां का उल्लेख मिलता है। ये चोटी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां से इन्हें सोमरस मिलता है, क्योंकि वो इलाका है बहुत ही बर्फीला इलाका है, वहां से सेवे और ऐसे बादाम है, काजू है, इन चीजों का वहां उत्पादन होता है। तो सोमरस का उत्पादन के लिए हमें वही चीजें जरूरी होती हैं, इसलिए सोमरस वहां से प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की हमारी इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली टू डेली इस क्लास के साथ जुड़े रहें। आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।